हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का पंकज एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे हम पहले देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, क्या परिभाषाएं हैं और किन्होंने इसका नाम दिया। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन ने पारितंत्र सर्वप्रथम विभिन्न पोषण तंत्रों को चित्रीय रूप से निरूपण किया। तो ये जो चार्ल्स एल्टन थे, उन्होंने ये क्या नाम है, इकोलॉजिकल पिरामिड नाम दिया और इनको चित्रित रूप से निरूपित किया। परिभाषा देखें इसकी, तो उत्पादकों को उनकी संख्या के अनुपात में एक आयत से निरूपित किया जाता है। उनकी देखो, यहाँ पे संख्या पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो संख्या के अनुपात में एक आयत के रूप में अनुरूपित किया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता व शीर्षस्थ जो मांसाहारी हैं को निरूपित करने के लिए एक घटते आकार का पिरामिड या स्तूप जैसे आकृति प्राप्त होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। आगे बात समझ में, देखिए अब आगे जो पिरामिड हैं वो 3 प्रकार के उनमें आंकड़े उपयोग लिए जाते हैं पिरामिड बनाने के लिए। कौन कौन से? संख्या के पिरामिड बना सकते हैं, जैव संहति बायोमास के बना सकते हैं और ऊर्जा के पिरामिड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, जो ऊर्जा है जीवों के अंदर वो किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो जो है ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है हमारे पास? सूर्य है। सूर्य से कुछ ऊर्जा कहाँ आएगी? पूरी ऊर्जा तो आएगी नहीं, कुछ ऊर्जा कहाँ आएगी? पृथ्वी पर आएगी, पेड़ पौधों पर आएगी। ठीक है, ये ऊर्जा देखो, प्रथम पोषण रीति उत्पादक कौन है? हरे पादप हैं। हरे पादप कुछ क्या करेंगे ऊर्जा का, इनमें से इनके पोषण में, इनके उत्सर्जन में यहाँ काम आएगी और ये कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। आ रही बात समझ में? इनको कौन खाएगा? द्वितीयक पोषक स्तर पे कौन आएंगे? शाकाहारी आएंगे। ठीक है, तो शाकाहारी में भी क्या होगा, कुछ कीट वगैरह होंगे तो वो खाएंगे उनको खाएंगे, तो उनमें से भी क्या होगा, कुछ ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और जो है जैव भार बनाएगी। ठीक है, वो इनको कौन खाएगा फिर? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी खाएंगे। ठीक है, इनमें भी क्या होगा, कुछ ऊर्जा का हमेशा क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, कुछ ऊर्जा जो है या ऊष्मा है वो हमेशा हानि होती जाएगी और कुछ ऊर्जा अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित होगी। इनको कौन खाएगा? सर्वोपरि मांसाहारी खाएंगे। ठीक है, चतुर्थ पोषक स्तर वाले। ठीक है, अब देखो इनमें हमेशा क्या हो रहा है, ऊर्जा का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है, विभिन्न पोषण स्त्रोत से होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या के पिरामिड क्या होते हैं। देखिए आप, प्रत्येक पिरामिड का जो है तला, ठीक है, तला मतलब जो बेस है, जब हम पिरामिड बनाएंगे तो जो सबसे नीचे की तरफ जो रखा जाएगा वो बेस सदैव उत्पादकों से बनाया जाता है। आगे बात समझ में, सबसे जो बेस बनाया जाएगा, सबसे नीचे अगर किसी को रखा जाएगा वो क्या होगा, उत्पादक होंगे। संख्या की पिरामिड में बात कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, जीवों की संख्या को आधार मानकर बनाए गए पिरामिड संख्या पिरामिड कहलाते हैं। संख्या को अगर आधार बनाकर हम पिरामिड बना रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, संख्या के पिरामिड कहेंगे। प्रत्येक पोषी स्तर के आयत, ठीक है, या बार की लंबाई उस स्तर में उपस्थित व्यष्टियों, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स, जो जीव हैं उन जीवों के बारे में कह रहा है, व्यष्टियों के अनुपात में रखी जाती है। जितनी उनकी संख्या होगी उतने ही अनुपात में क्या होगा, वो जो आयत बनेगा उसकी लंबाई रखी जाएगी। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम एक खाद्य श्रृंखला, जिसमें क्या है, घास है, शाकाहारी कीट हैं, परभक्षी कीट हैं और कीटाहारी पक्षी हैं और फिर बाज है। इसमें देखते हैं कि उत्पादक कौन होगा। उत्पादक हमारे पास घास होंगी। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको हम C1 से पिछली बार हमने पढ़ा था। ठीक है, तो C1 से हम क्या करते हैं, लिखते हैं किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को।
द्वितीयक उपभोक्ता को C2 से लिखते हैं, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता को किससे लिखते हैं, C3 से लिखते हैं। और जो शीर्षस्थ मांसाहारी होता है उसको क्या लिखते हैं, CT से लिखते हैं, ठीक है। टॉप कार्निवोर जिसको बोलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे संख्या का पिरामिड बनाते हैं तो कैसे बनेगा, जैव संख्या का पिरामिड। ये अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, स्थलीय पारितंत्र का होगा। सबसे नीचे क्या रखा हमने, उत्पादक रखे। यही हमने बात कही थी कि सबसे नीचे किसको रखना है, उत्पादकों को रखना है। हमें याद ध्यान रखना है कि घास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है मात्रा के अंदर। आ रही है बात समझ में, घास जो है मात्रा इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, संख्या बहुत सारे प्लांट होंगे। तो इसका जो है हमने क्या बनाया, बॉक्स क्या बनाया, आयत जो है बड़ा बनाया है, ठीक है। इसके बाद क्या था, शाकाहारी कीट। जो इन पादपों की तुलना में शाकाहारी कीट हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होगी। उसके बाद परभक्षी कीट, उन कीटों को खाने वालों की संख्या और कम होगी। इस तरीके से अब जब हमने इनको अरेंज किया तो क्या हुआ, इस तरीके का क्या बनता है, पारिस्थितिकीय पिरामिड बनता है। अब देखिए ये आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में बना के आना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो है जैव संख्या में स्थलीय पारितंत्र के अंदर जो पिरामिड बनेगा वो सामान्यतः कैसा होगा, सामान्यतः लिखा हुआ है, हमेशा नहीं, सामान्यतः सीधा होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब एक और हमने क्या लिखा है, खाद्य श्रृंखला ली है जो है जलीय पारितंत्र की है। इसके अंदर देखो क्या है, सबसे उत्पादक कौन है यहाँ पर, पादप पल्लवक हैं। फिर उनको खाने वाले कौन है, प्राणी पल्लवक हैं। उनको खाने वाले क्रस्टेशिया हैं, उनको खाने वाली छोटी मछलियाँ। और सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर में कौन आ जाएगा, बड़ी मछलियाँ आ जाएंगी। यहाँ पे हमने P, C1, C2, C3 और CT देख लिए हैं। इसका जब हम बनाएंगे पिरामिड तो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का पिरामिड बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस पिरामिड में और इस पिरामिड में देखो यहाँ पे भी क्या है, ये भी किस प्रकार का है, सीधा ही है। पिरामिड कैसा है, सीधा ही है। तो देखो जैव संख्या का पिरामिड इसको कहते हैं। तो स्थलीय और जलीय दोनों पारितंत्रों में हमने क्या देख लिया, ये पिरामिड देखे हमने जैव संख्या के। अब देखिए यहाँ पर एक ये पिरामिड हमारे NCERT में दिया हुआ है तो इसको भी देख लो। यहाँ क्या है, एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थित केवल 3 मांसाहारी जीव होते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, संख्या ज़्यादा है प्राथमिक उत्पादकों की, फिर प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या बहुत कम है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता की उससे भी वो कम है, और तृतीयक उपभोक्ता जो है उनकी संख्या सबसे कम है, ठीक है। तो ये आप इसको समझने आराम से आसानी रहेगी आपको। नेक्स्ट, संख्या के पिरामिड जो हैं उनकी आकृति कैसे हो सकती है, सीधी हो सकती है, उल्टे बेलनाकार हो सकते हैं और डंबल शेप हो सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, उल्टा कब होगा, देख एक वृक्ष जो है अनेक शाकाहारी फलाहारी जो पक्षी हैं को पालता है। प्रत्येक पक्षी पर अनेक क्या है, बाह्य एवं अंतः परजीवी पाए जाते हैं। तो एक वृक्ष पर जो है जितने जीव वगैरह होते हैं उनका अगर हम क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, जैव संख्या का पिरामिड बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा। देखो वृक्ष क्या है, संख्या में एक ही है, उनको खाने वाली पक्षियों की संख्या क्या होगी, जो है तो वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और उनके ऊपर रहने वाले जो परजीवी हैं, परजीवी समझ रहे हो आप, जैसे अंतः परजीवी आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, क्या थे, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, जिसके अंदर एस्केरिस ये सब आते हैं। और बाह्य परजीवी में कौन कौन आएगा, जो आप देखते हो टिक्स हैं, माइट्स हैं, मतलब जो चीचड़ी होती है, तो वो क्या होती हैं, जूं होती हैं, चीचड़ी हैं। तो ये क्या है, नेरीज है, ये बाह्य परजीवी होते हैं। तो वो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी क्या होंगी, उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। तो ये जो है कैसा बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। आपको ये याद रखना है, इस तरीके से बनाना है आपको। ये PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप आराम से इसको बैठ कर लिख लेना, और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से बना कर आना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। बेलनाकार और डंबल आकृति के पिरामिड ये कब बनेंगे, जब एक वृक्ष अनेक शाकाहारी पक्षियों को पालता है
ये फलाहारी पक्षी 1 या 2 बाज द्वारा खाए जाते हैं। जब उनके ऊपर हम क्या बात करें, जो टॉप कार्निवोर यहाँ पे कौन होगा, बाज होगा। तो उस क्षेत्र के उस रहते हैं तो क्या होगा, उसके अगर अपन संख्या का पिरामिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वृक्ष क्या है, 1 है, उसके ऊपर शाकाहारी पक्षी क्या है, बहुत सारे होंगे, ठीक है, उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लेते हैं 30 पक्षी हैं, लेकिन वहाँ उस एरिया में जो है बाज की संख्या क्या है, 1 या 2 ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलनाकार या डंबल शेप। इसको क्या बोलते हैं हम, डंबल शेप बोलते हैं, डंबल आकृति। इस तरीके से आपको बना के आना है। नेक्स्ट, अब देखो सीधे पिरामिड और उल्टे पिरामिड में क्या अंतर है, तो ये भी देख लो आप। सीधे पिरामिड, उल्टे पिरामिड। सीधे पिरामिड में उत्पादक जो है, आधार जो है बॉक्स होगा, जो हम आयत बनाते हैं नीचे, तो वो किस तरीके का होगा, सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा सीधे पिरामिड में। उल्टे पिरामिड में सबसे छोटा होगा, उत्पादकों का क्या होगा, जो बॉक्स होगा वो सबसे छोटा होगा। शीर्ष उपभोक्ता, सीधे पिरामिड में जो आयत होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, और उल्टे पिरामिड में बड़ा होगा। ये हमें याद रखने हैं। ऊर्जा, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। उल्टे पिरामिड में देखते हैं क्या है कि यह जीव संख्या व जैव भार वाले पिरामिड में होते हैं। उल्टे पिरामिड कब बनेंगे, संख्या के बनेंगे या फिर जैव भार के बनेंगे, ऊर्जा के तो कभी बनेंगे भी नहीं। जब उत्पादकों का आकार पूर्ण रूप से बड़ा होता है, ठीक है, तब बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव संहति, बायोमास या फिर जैव भार जिसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखो जैव भार मापने की हमारे पास 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी है, शुष्क भार या ताज़ा भार, ठीक है। देखो शुष्क भार कैसे होता है और ताज़ा भार क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। किसी भी वनस्पति में या जंतु के अंदर एक पेड़ है, अगर उसका हम जब तक वो क्या है, लाइव है, तब क्या होगा, अगर उसका हम भार देखते हैं, जब हम नापते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ताज़ा भार आता है, लाइव वेट आता है। जब हम इसमें से क्या हुए, पानी की मात्रा को निकाल दें, पानी की मात्रा को पूर्ण रूप से निकाल दें, तो क्या आएगा, शुष्क भार। तो देखिए जब हम इस पादप में से पूर्ण रूप से पानी निकाल देते हैं तो क्या बनता है, शुष्क भार, जो कभी भी क्या नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। जो ताज़ा भार है, लाइव वेट है, वो क्या होगा, जब मौसम चेंज होगा, अगर सूखा आएगा तो वहाँ पे जो भार है वो कम हो जाएगा, और बरसात होगी तो उनमें पानी की मात्रा बढ़ने के कारण लाइव वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो हमें क्या रखना है, जब हम क्या बनाएंगे, जैव संहति या बायोमास या जैव भार के क्या बनाएंगे, पिरामिड बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा शुष्क भार को लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा तो हमारे जो पिरामिड बनेंगे उनकी आकृति और आकार क्या होगा, सही आएगा। इसको स्टैंडिंग क्रॉप भी बोलते हैं हम, ठीक है, जैव द्रव्यमान या अप्रगामी शस्य। देखिए अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। सभी स्थलीय पारितंत्र हमेशा कैसे होंगे, सीधे होंगे, अपराइट जिसको बोलेंगे हम, और जलीय पारितंत्र हमेशा उल्टा होगा। ये हमेशा उल्टा ही होगा और इसको हमें याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जलीय पारितंत्र में जो जैव भार का क्या होगा, पिरामिड होगा, वो क्या होगा, उल्टा होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, जैव संहति का पिरामिड अगर बात करें तो कैसे बनेगा, इस तरीके से ही बनेगा। वनस्पति सबसे नीचे क्या है, भार। अगर स्थलीय हम क्या बात रहे हैं, स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहे हैं, पारितंत्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए वनस्पति का जो भार है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए हमने क्या किया, बहुत संख्या में भी ज़्यादा होगा और उसका भार भी ज़्यादा होगा। उनको खाने वाले खरगोश हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं, तो इनका भार क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। और जब हम मापेंगे या तो ग्राम में या किलोग्राम में, इसको क्या करेंगे अपन, मेजरमेंट करते हैं ग्राम या किलोग्राम में भार को, और प्रति इकाई क्षेत्रफल में नापते हैं, इसलिए इसको किलोग्राम या फिर पर ग्राम या किलोग्राम
पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ रखना है इसको। अब देखो प्राथमिक मांसाहारी ये कौन होता है, जैसे लोमड़ी होती है। द्वितीयक मांसाहारी में जैसे भेड़िया हो गया, शीर्ष मांसाहारी में सिंह हो गए। तो जब हम इनके जैव भार की अगर पिरामिड बनाते हैं तो इस तरीके का पिरामिड हमें देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पर इसको बाद में बना लेना आराम से, ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी एक क्या है, जैव मात्रा या फिर जैव संहति का क्या है, पिरामिड है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक दलदली पारितंत्र का क्या है, आंकड़े से लिया गया है। देखिए यहाँ पे उत्पादक क्या है, 809 है। यहाँ पे शुष्क बार देख लीजिए, सेम चीज़ है। अब देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे किलोग्राम हमने ले लिया, हमने क्या लिखा था, मीटर स्क्वायर लिखा था। इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर -2 इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम ये बट्टा का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है हमेशा, ठीक है। तो जो शुष्क बार हैं वो हम इस तरीके से नापते हैं। अब देखिए प्राथमिक उत्पादक कौन, प्राथमिक उत्पादकों की अगर जैव भार कम नापे जाए तो कितना आया, 809। प्राथमिक उपभोक्ता 37। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सीधा पारितंत्र। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि दलदली पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार या जैव संहति का पिरामिड कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, डंबल शेप बनेगा, और किस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड प्राणी पल्लवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित करती पादप पल्लवक की छोटी खड़ी फसल। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक कौन है यहाँ पर, देखिए जैव मात्रा की बात करिए तो उत्पादक कौन होगा, पादप पल्लवक, पादप पल्लवक। जो पादप पल्लवक होते हैं क्या, अगर आपको कुछ थोड़ा आइडिया हो, जैसे समुद्र है, तालाब है, पानी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके सरफेस या फिर पानी के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट क्या होते हैं जो तैरते रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, तो ये सबसे नीचे यहाँ पे क्या होगा, उत्पादक पादप पल्लवक होंगे। इसके ये जो क्या हैं, ये प्राणी पल्लवक हैं, प्राणी पल्लवक। तो जो पानी पर तैरते रहते हैं जो प्लांट हैं वो क्या हैं, पादप पल्लवक हैं। और यहाँ पर पल्लवक मतलब तैरने वाले, और जो छोटे छोटे जीव हैं जो क्या हैं पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, प्राणी पल्लवक। जो किनको खाएंगे, इन पादप पल्लवकों को खाएंगे। तो जब इसका पिरामिड बनाया जाएगा तो क्या होगा, पादप पल्लवकों की क्या है, जैव भार जो होगा कम होगा, और प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राणी पल्लवक हैं उनकी जो जैव मात्रा है या जैव संहति है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो यहाँ पर पिरामिड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। आ रही है बात समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड सेम चीज़ है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यहाँ पे ऐड कर लेना आप, क्षेत्रफल में जो ऊर्जा होती है पोषी स्तरों पर, उन ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण जो करना वो क्या कहलाता है, ऊर्जा के पिरामिड कहलाता है। अब अगर बचपन में आपने पढ़ा हो 10th में 12th में, तो एक नियम आता है 10% का नियम, ठीक है। पिछली बार हम क्लास में पढ़ा था कि ऊर्जा क्या होती है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते समय क्या होती है, केवल 10% ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है। आगे बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, 10% का नियम कहते हैं। किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। आ रही है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार इनको क्लियर कर देते हैं। देखो क्या है, पादप पल्लवक, यह आपको याद रखना है कि ऊर्जा के पिरामिड जो हैं उनका जो किससे नापेंगे, किलो जूल,
हमेशा याद रखना है ऊर्जा जूल, किलो जूल इनमें नापी जाती है। आ रही बात समझ में? पर मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम किसी क्षेत्रफल में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उस क्षेत्रफल के जो जीव हैं उसी का तो बात करेंगे, तो पर मीटर स्क्वायर। और किसी समय में लेंगे 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, तो पर ईयर। आ रही है बात समझ में? तो हम लेंगे इस तरीके से। तो इसकी जो मात्रक अगर कोई पूछ ले आपको तो कैसे लिखना है? किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, देखिए सबसे नीचे कौन आता है? यहाँ पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगी? जो सीधे कहाँ से आ रही थी? सूर्य से। सूर्य से आके पादपों में आएगी, उत्पादकों में आएगी। तो यहाँ पे कौन है? पादप, पल्लवक। ठीक है, फिर उसके बाद में किस कहाँ जाएगी? प्राणी पल्लवकों में, फिर छोटी मछली और कीट लार्वा, उसके बाद में बड़ी मछलियों में। इसको देखेंगे आराम से। यहाँ देखो आप, सूर्य से ऊर्जा आई, सूर्य से ऊर्जा आई तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? केवल कितनी % ऊर्जा जाएगी? ये यहाँ पे यहाँ जाती है 1%। सही है क्या? कैसे निकालते हैं? 1% निकाल सकते हो क्या? 1% के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 और 2 5। सॉरी, यहाँ से कटेगा। ठीक है, 3 और 1 4, तो यहाँ पे भी आगे 4। अब देखिए आप, यहाँ से सूर्य से पादपों तक जो ऊर्जा आती है वो कितनी % आती है? 1%। 99% क्या हो जाती है? ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल कितनी जाती है? 10%। तो 10,000 का क्या निकालेंगे हम? 10% निकालेंगे, निकाल सकते हैं वैसे। ठीक है, तो क्या होगा? 10% के लिए हमेशा सीधा सा, अगर आपको ट्रिक है याद तो याद, हमेशा 1 0 हटा देना चाहिए। एक 0 हटा देंगे। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे? 1000 बच जाएंगे। इसमें से 10% निकालना हो तो 1 0 हटा देंगे, 100 बच जाएंगे। इसका 10% निकालना हो 10 बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर कमी आती जाती है ऊर्जा के अंदर। ठीक है, यहाँ आराम से आप देख सकते हो, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे आपसे।